अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए भी है, और जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जंग में हैं इनके लिए भी ख़ास तौर पर अपने मेहमानों को मैंने दावत दी है कि इनके जो मसाइल हैं बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं जंग के हवाले से, तो आज ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जंग के चेयरमैन एजाज़ कानवाना साहब हमारे साथ हैं, और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जमशेद खान साहब, ये सिटी सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जंग के। टीपू शेख साहब भी आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, ये सदर हैं इस तहसील जंग के, तो इनसे भी बात करेंगे हम। और आज ओवरसीज़ के हवाले से बड़ी सच्ची खरी और खुली बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके पास जो कमीशन ये बना हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन के हवाले से, कितनी शिकायत ऐसी हैं और कौन सा मेन महकमा है जिसके ख़िलाफ़ आज तक जंग में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तान वहाँ पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में हमारी माशी सूरत हाल को बेहतर करने में, लेकिन वो मसाइल का शिकार रहते हैं, तो आज तक कितनी शिकायत आपके पास आई? हमारे पास तकरीबन 238 शिकायत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पिछला टेन्योर भी मेरा था जो 3 साल गुजरा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 95% हमारी प्रोग्रेस थी। तो उसमें तकरीबन कुछ केसेस ऐसे हैं जो सिविल कोर्ट्स में हैं, तो हमने उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है। तो मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने ख़ुसूसी तौर पे चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो लोअर कोर्ट को हिदायत जारी की हैं कि जितने भी केसेस हैं यहाँ पे ओवरसीज़ के, तो उनको स्पीडी ट्रायल में सुना जाए। तो वो भी एक ओवरसीज़ वालों के लिए अच्छी खबर है कि जितने वो साल धक्के खाते थे कोर्ट्स में, तो उनके लिए ये स्पीडी ट्रायल। और प्लस हाई कोर्ट में भी अब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं सैयद तारक महमूद अल हसन शाह साहब, उनकी काविशों का नतीजा है कि हाई कोर्ट में भी अब मखसूस ओवरसीज़ के लिए वहाँ पे जस्टिस बैठते हैं जो ओवरसीज़ के सिर्फ ओवरसीज़ के केस सुनते हैं। अच्छा, इसमें आम तौर पर किस किस्म के जो मसाइल हैं लोगों के जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर जंग में जो शिकायत आती हैं, किस महकमा के रिलेटेड ज़्यादा आ रही हैं? ये मैं कहता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो ज़ाहिर है वो बाहर इतना मुश्किल वो वहाँ पे ज़ाहिर मुबादला कमाते हैं। मैं ख़ुद भी ओवरसीज़ हूँ, मेरा जो वाइस चेयरमैन है सैयद तारक महमूद अल हसन शाह साहब, वो भी ओवरसीज़ है, तो हमें ये भी अच्छा एक्सपीरियंस भी और अंदाज़ा भी है। तो इसमें बदकिस्मती ये है कि वो जो बाहर लोग रहते हैं, वो आज भी मेरे पास जो एक कंप्लेंट आई थी वो सका भाई है, और वो एतमाद पे करीबी रिश्तेदारों के या सके भाइयों के वो बेचारे उनके नाम पे प्रॉपर्टी करवा देते हैं या उन पे एतमाद पे पैसा भेजते हैं कि फ़लाँ प्रॉपर्टी ये हमारे नाम पे ख़रीद लो। तो सके भाई जो हैं वो भी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर जाते हैं और हक़ समझते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना हमारा हक़ है। अच्छा, इसमें कितने लोगों के मसाइल आप ये देखें कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो हल हुए हैं और जिसमें आप एक वसीला बने हैं, उनके आपका डिपार्टमेंट एक वसीला बना है, तो वो किस किस्म का कोई बड़ा आप बताएंगे स्टोरी जिसमें किसी की ज़मीन पे बड़ा कब्ज़ा हो चुका हो? अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना ये चिन्योर रोड पे 30 एकड़ रकबा पे कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतज़ामिया के ताउन से वो हमने कब्ज़ा वागुज़ार करवाया। इसी तरह एक चौधरी कॉलोनी में तकरीबन 45 करोड़ का वो प्लाट था, कमर्शियल प्लाट, वो हमने कब्ज़ा उन लोगों को वागुज़ार करवा के दिया। इसी तरह और भी लामहदूद हैं लोगों के हमने जो कब्ज़े वापस करवाए। और पुलिस के रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, अभी रिसेंटली अभी एक हफ़्ता ही नहीं हुआ, तो वो कुछ अमजद शाह साहब हैं वो जो यूके में रहते हैं अहमदपुर सियाल में, उनके घर पे कब्ज़ा करीबी रिश्तेदारों ने कर लिया। तो वो मैंने DPO साहब को गुजारिश की, तो उन्होंने हंगामी बुनियादों पे वो कब्ज़ा मेरे ख़्याल में 2-3 दिन में, वहाँ पे SHO हैं ज़ीशान सियाल साहब, उनसे कह के 2-3 दिन में वो कब्ज़ा उन्होंने वागुज़ार करवाया। अच्छा, इसमें एक अगर किसी को आप तक अप्रोच करना हो तो सबसे अच्छा ज़रिया कौन सा है जिसमें वो आसानी से आपको अप्रोच करे और अपनी शिकायत आप तक पहुंचा? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये हमारा पंजाब ओवरसीज़ का अपना पोर्टल है। उस पोर्टल पे जहाँ कहीं भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा है दुनिया के किसी भी कोने में, या वो किसी भी दौर में लीगली तौर पे रहा हो, ये ज़रूरी नहीं कि अब भी वो बाहर रहता हो, किसी भी दौर में वो अगर बाहर रहा है, तो वो किसी दुनिया के किसी कोने पे वो पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट अपलोड कर सकता है। और हमारा हेड ऑफिस जो है वो GOR 1 क्लब में है, CM सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे वो ऑनलाइन कंप्लेंट वहाँ पे जाती है, वहाँ पे उसकी स्क्रूटनी करके वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, तो वो हमें वो स्क्रूटनी करके हमारे पास आती है, और हमने उसको 15 दिन के अंदर अंदर उसका बैकअप लेना होता है। मेरी आज भी एक मीटिंग थी ओवरसीज़ की, तो हर 15 दिन के बाद
मेरी मीटिंग होती है जिसमें मैं चेयरमैन हूँ, डीसी साहब वाइस चेयरमैन हैं, डीपीओ साहब मेंबर हैं, एडीसीआर साहब मेंबर भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं, और तकरीबन जितने डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर है वो मेंबर हैं, और जितने ही हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उसमें फेडरल महकमे भी आप कह सकते हैं कि वापडा है, सुई गैस है, इसी तरह पासपोर्ट है। तो इन सब जितने भी महकमे हैं वो मेरे मेंबर हैं। किसी भी महकमे के ख़िलाफ़ ओवरसीज़ की कोई कंप्लेंट होती है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के बाद हम उसको प्रॉपर उसकी मीटिंग होती है डीसी ऑफिस में, कमेटी रूम में, तो उसका हम जितनी भी शिकायत है उनका हम यहाँ एक और फॉलो अप लेते हैं। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता है कि हमारी जो दरख्वास्तें होती हैं ये चलती रहती हैं, तारीख पे तारीख वाला एक सिलसिला है। तो आपके डिपार्टमेंट में जब दरख्वास्त आती है तो कितना कोई लिमिट है कि 3 महीने में आप उसका कोई फ़ैसला करेंगे या 6 महीने में करेंगे फ़ैसला, या यहाँ भी वही सिलसिला चल रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा जो अभी 2021 में हमारा नया एक्ट बने था, उसमें हमारे वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूद अल हसन शाह साहब की कोशिशों से वो एक्ट बना था, और वो एक एक्ट इतना पावरफुल है कि उसमें हम समन भी इशू कर सकते हैं। आप यूँ समझें कि उस एक्ट के तहत अगर हमारा टाइम लिमिट है कि कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसको हमने 1 मंथ उसको रिज़ॉल्व करना होता है, और मैक्सिमम टाइम पीरियड जो वो 3 मंथ है। 3 माह के अंदर अंदर हमने उसको हर हाल में उस कंप्लेंट को रिज़ॉल्व करना होता है। आगे ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि लोग स्टे ऑर्डर की तरफ चले जाते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो वो अब कोर्ट्स में भी, मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी कि कोर्ट्स भी अब फेवर करती है और स्पीडी ट्रायल में ओवरसीज़ के केस को ख़ास तौर पर लेती है। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को घबराना नहीं चाहिए। ये भी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही ये ओवरसीज़ कमीशन और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ इक़दाम किए गए, हत्ता कि वोट का हक़ भी दिया गया था, लेकिन जो कि अब उस पर मज़ीद वर्क होना शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है। आप लोगों के अगर कोई मसाइल हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं ओवरसीज़ कमीशन में, और अपने डिस्ट्रिक्ट में जो होंगे अगर झंग के रिलेटेड है तो इजाज़ खानवाना साहब हमारे साथ हैं, ये आपको बता रहे हैं तरीक़ाकार असल में क्या है। इजाज़ साहब के बाद हम अब बात करते हैं जमशेद खान साहब से, भी सिटी सदर हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि इस वक्त PTI के झंग में कितने धड़े? असल तो धड़ा PTI का सिर्फ एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। तो इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जिसके साथ पूरी पार्टी बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो बाकी लोकल पॉलिटिक्स में ये होते हैं, धड़ाबंदी होती है, वो भी ख़ास नहीं होती। वो जिसको खान टिकट देगा सारे धड़ उसके साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। टिकट से पहले होते हैं, कंपटीशन होता है। ज़ाहिर इस टाइम जो पार्टी का है, हर बंदा चाहता है कि मुझे टिकट मिले। वो हर बंदा की ख्वाहिश है कि मेरा धड़ा ज़रा ज़्यादा मजबूत है, तो मुझे टिकट मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। वैसे अगर धड़ाबंदी हो पार्टी के अंदर, उसमें ये होता है कि कंपटीशन होता है, पॉजिटिव। अब आप किस तरह से हैं? नहीं, मैं तो खान के धड़े आपका से पूछूंगा कि अगर जंग में वैसे देखा जाए तो मुझे- जंग में भी हमें ग्रुपिंग नज़र आ रही है ना। खान साहब मुझे बात पार्टी सीधी में सीधी करें। 2013 में डॉक्टर अबुल हसन साहब लेके आए थे, जब वो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे ना 2013 में। तो डॉक्टर अबुल हसन के साथ मैं था, फर्स्ट टाइम मेरे घर आए, और मैं तो इतना खान से पहले कोई ख़ास नहीं था, किसी को पसंद ही नहीं करता सियासत में। तो डॉक्टर साहब ले आए, फिर मुझे पता था कि ये खान की टिकट पे हैं, बड़े करीब हो डॉक्टर साहब के। तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब की मकसद है कि बाकी धड़ा तो खान का मेन, जिसके साथ खान है, हम उसके जो जिसके पार्टी। अच्छा इजाज़ साहब, आप माशाल्लाह झंग के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप गुलाम बीबी साहिबा की तरफ से हैं या PTI की तरफ से हैं? ये अभी भी देखें, क्योंकि ये देखना जी हाँ, पड़ेगा अभी देखें, ज़ाहिर है जिस पार्टी के साथ बंदा होता है तो इसमें कोई शक नहीं, गुलाम बीबी साहब हमारी लीडर हैं। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि गुलाम बीबी के ख़िलाफ़ काफ़ी साजिशें और काफ़ी अफवाहें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि गुलाम बीबी का जो विजन है वो एक मलंग टाइप ख़ातून है। उनका जो विजन है, उनका विजन ये है कि एक ही बंदा है। अगर उसके ख़िलाफ़ ये भी हैं अफवाहें, साजिशें, कह लें कि ख़बरें कि फ़लाँ पार्टी, अब उनका जो फोकस है, उनका जो विजन है, उनका विजन वही है जो खान साहब का विजन है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि पूरा डिस्ट्रिक्ट भी अगर PTI को छोड़ जाए तो गुलाम बीबी उनको नहीं छोड़ेंगी। अच्छा ये हम यूँ समझे कि हम उनकी किचन कैबिनेट हैं, और जो किचन कैबिनेट में जो बातें होती हैं वो ऑन एयर नहीं होती। मैं ये आपने बात पूछी है, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम बीबी साहब का विजन अब वही है जो खान साहब। वो भी ये समझती हैं कि खान साहब अपने लिए नहीं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। तो इस जंग में सबसे पहले और शाना बशाना खान साहब के साथ गुलाम बीबी साहब खड़े हैं।
ये बात अब टीपू शेख साहब भी हमारे साथ हैं। थोड़ा कैमरे का रुख इधर कीजिएगा, इनसे भी बात करेंगे। और ये भी झंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं, इनसे ये जानेंगे कि लोग शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंग में जो बॉडी है इसे हाईजैक किया जा चुका हुआ है। तो इस बारे में टीपू शेख साहब क्या कहेंगे? नहीं सर, हाईजैक तो नहीं किया गया। अब हमें पीटीआई के हमारे नोटिफिकेशन हुए हैं। हम पहले जो पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हम खान के सिपाही थे। ये तो नहीं है कि हर जो अहदेदार है वो खान के साथ वो उसी का प्यार है। ये आपके सामने हमारे झंग की पोजीशन है कि यहाँ शख्सियत का वोट होता था पहले। ऑलरेडी जितने इलेक्शन रहे हैं यहाँ पार्टियों का वोट नहीं होता था। आप ये देख लें कि काफ लीग पूरे पाकिस्तान से हार गई और यहाँ से जीत गई। लेकिन अब खान एक ब्रांड है और टोटल खान के पीछे ही जितने बड़े पीर हैं वो कहते हैं हम पीर नहीं हैं, आप हमारे मुर्शिद हैं। क्योंकि खान ने जो सोच हमें दी है, खान ने हमें हमारी बच्चों की जंग लड़ रहे हैं खान साहब। और हम पीटीआई में नहीं थे तब भी हम खान साहब से प्यार करते थे। हम इनके जलसों में आया करते थे, फौरे चौक पे जहाँ भी कोई उनका इवेंट होता था हम जाते थे। अब तो एक हमें जिम्मेवारी दे दी गई है। इससे पहले आप वोटर थे पीटीआई के? जी थे, यानी गुलाम बीबी साहब से पहले। मैं एक बात आपको माजरत के साथ, अभी हमने ना इकट्ठे एक जगह से वापस आए, तो मियाँ साहब का बेटा है मोहम्मद, ये मेरा आज का ये एक्सपीरियंस कह लें या आप मुशाहिदा कह लें कि इनका बेटा है 5 साल का, बिल्कुल छोटा। अभी उसने हमारे साथ सफ़र किया है जब आपके पास आना था। तो मैं ये देख रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो 5 साल का जो इनका बच्चा है, बेटा, वो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा इमरान खान का जियाला है। तो ये अभी मैं देख रहा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। अच्छा, ये भी अच्छी बात। अच्छा, आपने अभी गुलाम बीबी साहिबा का जिक्र किया कि वो बड़ा करीब हैं पीटीआई के और पीटीआई के टिकट पे ही नेक्स्ट उनका इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है। तो उनके गुलाम बीबी साहिबा, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी पीरों की बड़ी इज़्ज़त करती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं, तो सियाल शरीफ साहब से उनकी ख़ास एक अकीदत है। तो आजकल ज़रा दूरी नज़र आ रही है, तो आप गुलाम बीबी साहिबा के करीब हैं, तो ये आप भी बता सकते हैं कि इस दूरी की वजह क्या है? पीरों की तो मेहरबानी होती है, लेकिन जो मुरीद होता है, जो मानने वाला होता है, उसकी दूरी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये, जैसे वो टीपू भाई की मैं बात कर रहा था, ये भी पिछले दिनों में एक जगह ऐसी थी जहाँ पे ये लाइन में जो आम मुरीद खड़े थे, तो गुलाम बीबी उसी लाइन में पीर साहब का वेट कर रहे थे और उनका इस्तकबाल कर रहे थे। ये उनकी अकीदत की, मैं कहता हूँ, हद है। भाई आपको बीबी साहबा के पीरों की अकीदत बता देता हूँ। जी जी। जो मेरा तकरीबन उनसे तल्लक बने हुए 4 साल हुए हैं। हमने पहला इलेक्शन उनको सपोर्ट किया है। तो पता है आपको जिस फैमिली से मेरा तल्लक है, मैंने उस औरत को देखा है कि उस घर को ना छोटे से छोटा दरबार भी है, छोटे से छोटा दरबार। सियाल शरीफ तो बहुत बड़ी गद्दी है और बीबी साहिबा अपनी गाड़ी रोक देती है, उस दरबार पे सलाम किए बगैर नहीं चलती। अच्छा, अक्सर लोग यही पूछते हैं, सियासतदान बैठ के डिस्कस करते हैं कि बीबी साहिबा की कामयाबी का राज क्या है कि हर दफ़ा इलेक्शन जीत जाते हैं, जिस मर्जी पार्टी से आते हैं। तो ये एक राज में से मेरा ख्याल है ये कहीं बात उसमें अटैच। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ कि उनकी अकीदत का ये आलम है कि यहाँ पे ये चिमरावाली से आगे गुजरे ना तो एक छोटा सा दरबार है। तो ड्राइवर हो चाहे हम में से कोई भी बंदा उनके साथ हो, तो हमें पता है वो अगर सो भी रही हो, रात को कहीं सफ़र कर रही हैं, तो वहाँ पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है। एक दफ़ा का मैं आपके साथ वाक़या शेयर करता हूँ कि वहाँ टाली रंग शाह है, वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, दरबार है उनका। तो ये जब पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट चिन्योर और झांग एक ही था, तो उसमें हमें पता होता था कि जब भी वहाँ से गुज़रना है भुआना से, तो टाली रंग शाह बीबी साहबा ने ज़रूर सलाम करने जाना है। तो एक दिन हम वहाँ पे, उस वक्त ये भुआना भी हमारे हलके में था, तो एक दिन हम पूरा तकरीबन रात फिरते रहे, जलसे और कॉर्नर मीटिंग होती रही। तो बीबी साहबा ने मुझे कहा कि घर में खाना कह दो, जितने लेट गए वहाँ से खाना खा के फिर फारिग हो जाएंगे। तो मुझे बड़ा याद है, यही सर्दियों, इससे भी दिसंबर की रातें थी, तो हम वहाँ से तकरीबन 12 बजे, मेरा गांव है, मेरे घर है, वहाँ से खाना खाया। खाना खाने के बाद जब मैं उनको उनके गांव सतियाना ड्रॉप करने जा रहा था, तो उस वक्त उनको याद आया कि आज तो हम पूरा दिन वहाँ पे रहें और टाली रंग शाह हमने सलाम नहीं किया। तो उस वक्त मुझे कहते हैं कि भाई ऐसा करो, वहाँ पे सलाम हमने नहीं किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह कर लेंगे।
तो बीबी साहब ने कहा या तो मुझे याद ना आता, तो इसी वक्त जाना है। और रात 3 बजे भी फिर हम दोबारा भवाना गए, वहाँ पे बीबी साहब ने सलाम किया, तब हम फिर वापस अच्छा, आपकी इन बातों से मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके बाद एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर पूछूंगा कि बीबी साहिबा की दरबारों से अकीदत अच्छी बात है, लेकिन जिस आवाम ने उन्हें मुंतखब किया इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा। इजाज़ साहब उनके बड़ा करीब हैं, इनसे भी पूछूंगा, और शेख टीपू साहब भी उनके बहुत करीब नज़र आते हैं। खान साहब तो हमें PTI में ही नज़र आ रहे होते हैं हर वक्त, तो इनसे भी ये बातें पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। आज हमारे यहाँ मेहमान हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन झंग के चेयरमैन एजाज़ हुसैन खानवाना साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जमशेद खान साहब, सिटी सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ शेख टीपू साहब झंग के जानी पहचानी शख्सियत हैं, तहसील सदर हैं। तो सबसे पहले तो एजाज़ साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि आज इन्हें हमारे पास यहाँ आके कैसा लग रहा है, बारा रेस्टोरेंट का टेस्ट, सर्विस और इसका इन्वायरमेंट? ये इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कोई भी फैमिली है तो यहाँ आके जैसे हम महसूस कर रहे हैं वो बहुत एंजॉय भी करेंगे और बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। उसके अलावा जो आपने यहाँ पे खाना दिया है तो माशाल्लाह बहुत ही वो डिलीशियस था और हम अप्रिशिएट करते हैं। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और खाना भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जमशेद खान साहब, आप सिटी सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ का नारा है तब्दीली, तो ये झंग में मैं समझता हूँ तब्दीली आपको कैसी लगी? जी, झंग के लिए बहुत अच्छी तब्दीली है जी। फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ अगर फैमिली के साथ बंदा है तो बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ये झंग में पहले ट्रेंड था, तो हम अप्रिशिएट करते हैं बारह के इंतजामिया को जो लोग ये लेके आए हैं। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है और जहाँ बंदा फैमिली के साथ बड़ा रिलैक्स होकर आ सकता है। बाकी आपने जो खाना दिया है तो ये अच्छा टेस्ट था खाने का, बड़ा बेहतरीन था। इनकी सर्विस अच्छी है तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा म्यारी खाना था। तो हम चाहते हैं झंग के लोग ऐसी जगह पर आएँ, फैमिली के साथ आएँ तो बड़ा बेहतर महसूस करेंगे और झंग के लिए ये बड़ा अच्छा स्टेप है, एक अच्छी तब्दीली है। शेख टीपू साहब, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पहले जो हमारी झंग की रूटीन थी, यहाँ एक ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं था। हम कहीं जाते भी थे तो फैमिली को गाड़ी में बिठा के खिला देते थे। तो लेकिन हमने बल्कि प्रोग्राम मैंने यहाँ रमज़ान में इफ्तारी देनी थी दोस्तों को, तो मैंने इसी जगह को चूज़ किया। इसके बाद अगर फैमिलियों के भी कोई आए हैं तो बंदा खुले दिल से यहाँ आ सकता है, फैमिली के साथ बैठ सकता है। पहले हमारे झंग में कोई भी सिटिंग ऐसा अच्छा मेयारी होटल नहीं था कि जहाँ बंदा फैमिली के साथ बैठ सके, कोई सिटिंग कर सके दोस्तों के साथ।
मुझे तो इसकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी। आप बात करते हैं इजाज़ साहब से वापस अपने सवालात का सिलसिला कि या साहब पिछले दिनों यहाँ असद उमर साहब झंग तशरीफ़ लाए और आप क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं आपसे सवाल करना बनता है। बहुत से इतराज़ात उठे कि जनाब यहाँ के जो MNAs हैं या MPAs हैं या जो यहाँ की बॉडी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जलसा गाह में उस हवाले से अवाम को सामने नहीं ला सके जितनी होनी चाहिए थी। असद उमर साहब भी नाराज़ होकर गए MNA साहिबा से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि गलती किसकी थी, मिसमैनेजमेंट थी या आप आवाम को निकालने में नाकाम रहे? मैं ये समझता हूँ कि अवाम बड़े शौक़ से, आपको पता है कि पिछली दफ़ा जब यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन था तो वो भी खान साहब के जनून में, खान साहब की मोहब्बत में, तो ये भी मैं समझता हूँ कि वो आप यूँ कह लें कि ये असद उमर साहब भी खान साहब के एज़ ए सफ़ीर यहाँ पे आए थे। लोगों का जनून में कोई फ़र्क नहीं था, फ़र्क सिर्फ इतना था, थोड़ी सी उसमें मिसमैनेजमेंट कह लें, तो उसमें पब्लिक बड़ी निकली थी, थोड़ा सा इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत टाइट रखी हुई थी। और दूसरा जो हमने रिसेप्शन वहाँ पे अलीआबाद और ये अपना ये इस्लामिया कॉलेज के सामने जो कुछ पार्लियामेंटेरियन ने रखी थी, तो उसमें यहाँ पे असद उमर साहब बिल्कुल नाराज़ नहीं होके गए। जब हमने रिसेप्शन वहाँ पे दिया असद उमर साहब को, तो उसके बाद ग़ुलाम बीबी साहब, सबसे ज़्यादा जो गैदरिंग थी, जो पब्लिक थी, वो ग़ुलाम बीबी साहबा के साथ थी। और असद उमर साहब ने भी देखा, और आप मीडिया वालों के जितने भी हमारे दोस्त थे, उनके कैमरे की आंख ने भी देखा कि आप ये देख सकते हैं कि वहाँ अलीआबाद से आम पब्लिक को, और जो असद उमर साहब ज़ाहिर है वो VVVIP गेस्ट थे, तो उनकी गाड़ी पहुंचने और रास्ते में रुकावटें होने की वजह से वो जब वहाँ पे पहुँचे तो इतनी पब्लिक नहीं थी। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप वो प्ले कार्ड भी आपको नज़र आ रहे होंगे, उसमें मोस्टली वो ग़ुलाम बीबी साहबा के थे, उसमें बाकी पार्लियामेंटेरियन का भी हिस्सा था, लेकिन सबसे ज़्यादा पब्लिक वो ग़ुलाम बीबी साहबा लेके आई। और बाद में आपने देखा दरमियान में इमरान खान साहब की जब स्पीच चली, तो बाद में जब असद उमर साहब की स्पीच थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कैमरा की आंख भी देख रही थी, तो वो पूरा जो ग्राउंड था वो फुल था। और आप ये भी यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पूरी डिवीज़न में सिर्फ झंग था यहाँ पे इतना बड़े चर्ची ग्राउंड में ये जलसा था, बाकी पूरी डिवीज़न में रोड और चौकों में जलसे थे। आपको पता है अगर अयूब चौक में होता तो ये आपको यूँ ही नज़र आता कि पूरे पंजाब में सबसे बड़ा ये गैदरिंग थी। जमशेद खान साहब, आप सिटी सदर हैं, आप जनरल सेक्रेटरी साहब तो अपने आप को मुतमिन करने के लिए और आवाम को ये कह रहे हैं कि वहाँ लोग थे, लेकिन बाज़ TV चैनल्स ने ये दिखाया कि कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। आपकी अगर 3500 वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी तो काफ़ी हद तक खाली थी। तो आपकी बॉडी क्या कर रही थी? सियासतदानों से हट के आपकी जो तंजीम साजी है एक, जिसमें आप लोग ओहदे लेते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्यों चर्ची ग्राउंड के ये हालात थे? नहीं, चर्ची ग्राउंड जो मेरे भाई मारजाज खानाना साहब ने बात की है, तो ये मैं इनकी बात की तईद करता हूँ। ग्राउंड बिल्कुल भरा हुआ था, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। तो हम सारी तंजीम अपने इलेक्ट्रिक बल के साथ, स्पेशली ग़ुलाम बीबी के साथ अटैच थे। तो ये सबकी मेहनत के साथ जिस टाइम आए असद उमर साहब, तो ग्राउंड भरा हुआ था उस वक्त, क्योंकि ये 2-3 जगह रिसेप्शन थी असद उमर साहब की, तो लोग वहाँ थे। तो जब असद उमर साहब, क्योंकि ये जो था ना पीछे लगे हुए थे सिक्योरिटी बैरियर लगे हुए थे, वहाँ लोगों ने गाड़ियाँ रोक ली, मोटरसाइकिल रोक ली, वो ज़रा पैदल आए। तो असद उमर की गाड़ी ज़रा जल्दी आ गई, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में थे, उनके साथ जो गाड़ी थी चांद दिन लगे हुए थे स्टिकर, वो ज़रा जल्दी ग्राउंड में पहुँच गए और पब्लिक ज़रा बाद में आई। तो जिस टाइम खान की स्पीच हुई है, जब बाद में पूरा ग्राउंड फुल था और असद उमर के लिए जो पब्लिक निकली है, हम बड़े मुतमईन हैं। इसमें ऐसा इशू तो नहीं था कि कोई ऐसी अवाम निकली है, तो उस तरह नहीं जिस तरह खान के लिए निकलती है। ज़ाहिर है असद उमर और ख़ान में बड़ा फ़र्क है। तो असद उमर के लिए जो लोग आए हैं, खान की स्पीच के लिए आए हैं, हम पार्टी बिल्कुल मुतमईन है, कोई ऐसा इशू नहीं था। अच्छा इजाज़ साहब, आप ओवरसीज़ कमीशन के पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर झंग को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वक्त बताइएगा कि ओवरसीज़ ज़्यादा किन इलाकों के लोग हैं जिन्हें ज़्यादा जो है यहाँ मसाइल हैं? मसलन किस मुल्क के लोग ऐसे यूरोप में हैं या हमारे अरब ममालिक के जिनके मसाइल यहाँ ज़्यादा? यूरोप के ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि वो यूँ कह लें कि अरब ममालिक जो हैं वो उनका आना जाना भी ज़रा जल्दी हो जाता है, 1 माह बाद, 2 माह बाद। और यूरोप में ख़ास तौर पे 6 माह साल से पहले कोई बंदा नहीं आता। तो जब वो बंदा मौजूद नहीं होता तो उसमें ये बाकी लोग जितने उनके रिश्तेदार हैं या पाकिस्तानी, वो उनकी प्रॉपर्टी पे ईज़िली कब्ज़े वगैरह कर लेते हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ इसी फोरम के हवाले से
कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया के तावन से हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसमें मैं मिसाल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि पिछले टेन्योर में मेरे साथ 3 डीसी साहबान ने काम किया। उसमें ताहिर वट्टू साहब थे, फ़याज़ मोल साहब से और शायद अब्बास जोया साहब थे। अभी इसी तरह हसन रज़ा साहब DPO साहब थे, ये विरक साहब थे DPO साहब, और मेरे ख़्याल में अभी जो हमारे जो इस वक्त DPO साहब हैं उनके अलावा DC साहब अरशद भट्टी साहब, और ख़ास तौर पे ये मैं इंतज़ामिया को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इनके तावन से हमने बहुत लोगों की प्रॉपर्टी के जो नाजायज़ कब्ज़े से वो भी वापस गुज़ार कराए। और इसमें अभी मैं आपको बताता चलूँ कि शेख यकूब साहब हमारे भाई हैं, इनके ज़रई ज़मीन पे कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, तकरीबन 7-8 एकड़ रकबा था। अच्छे सियासतदान हैं और वो भी नहीं बच पाए। और मैं ये एक एग्ज़ाम्पल आप इसको कह सकते हैं कि उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा था। वो शेख साहब भी हमारे पोर्टल पे उन्होंने कंप्लेंट अपलोड की और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने उनका कब्ज़ा वागुज़ार करवाया और उन्होंने वो उस पर कॉलोनी वगैरह जो भी बनाया वो बना। तो इसी तरह मैं आपको ये ज़िंदा मिसाल देना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ बैठे हैं, मेरे भाई हैं अली रज़ा टीपू साहब। ये भी ज़ाहिर है आपको देख रहे हैं कि ये शहर का एक जानी पहचानी शख्सियत है और इनके प्लाट पे भी कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनका कब्ज़ा भी इंतज़ामिया के तावन से वागुज़ार करवाया। ये बड़ी अच्छी बात है जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा कमीशन ऑफिस जहाँ मौजूद है। आप लोगों के कोई मसाइल हों जो पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर जंग के रिलेटेड हैं तो आप पोर्टल पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने इन तीनों मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया और हम कोशिश करेंगे कि जैसे इलेक्शन मज़ीद करीब आते हैं तो इनसे सियासी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते चलेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।